रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली जब भी हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं या जब भी हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं, तो रिसर्च करने से पहले हमें उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होगा? ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक तरीके से नक्शा, जैसे ढांचा बोल सकते हो। एक ढांचा बोल सकते हो। ढांचे का मतलब क्या होगा कि आप जो आपका आने वाला टाइम है उसके अंदर जो रिसर्च करने वाले हो, उस रिसर्च को किस तरीके से करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू डू द रिसर्च, कि आप वो रिसर्च है उसको किस तरीके से करने वाले हो, उसके अंदर आप मेथड कौन कौन से यूज़ करने वाले हो, उसके अंदर तरीके कौन कौन से यूज़ करने वाले हो। तो वो उसका एक पूरा स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा क्या कर लेते हो, आप बना लेते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप रिसर्च करते हो। उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल रिसर्च डिज़ाइन। उसको हम रिसर्च डिज़ाइन का नाम देते हैं, रिसर्च डिज़ाइन। अब पहले एक रिसर्च प्लान होता है, ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसर्च प्लान को आप अपने माइंड में बनाते हो। रिसर्च प्लान का मतलब होता है एक रफ प्लान, ठीक है, समझ रहे हो? एक थ्योरेटिकल प्लान, एक रफ प्लान जो आप अपने दिमाग में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बनाते हो कि अच्छा यार ये टॉपिक ऐसा होगा, इसके अंदर ये वाली चीज़ें होंगी, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, क्या इसका स्कोप होगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या ये स्टडी किसके बारे में, मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, सब वो सारी चीज़ें क्या है वो आप इसके अंदर करते हो, एक तरीके से प्लान करते हो। लेकिन डिज़ाइन के अंदर आप उन चीज़ों को क्या करते हो, इम्प्लीमेंटेशन फेज पे लेके जाते हो, आप उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके जाते हो। तो अगर आप थ्योरेटिकल उसको डिस्कस कर रहे हो तो वो रिसर्च प्लान तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, हम उसको एक्शन ओरिएंटेड, बिहेवियर ओरिएंटेड लेके जाते हैं, तो वो आप लोगों का क्या बन जाता है? बन जाता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। क्या बन जाता है? आपका रिसर्च डिज़ाइन बन जाता है जब आप उसको बिहेवियरल स्टेज पे लेके जाते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन कैन बी थॉट ऑफ एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च, की जो हमारी रिसर्च है उसके स्ट्रक्चर को आप रिसर्च डिजाइन बोल देते हो। इट इज द ग्लू, ग्लू समझ रहे हो ना, जैसे गोंद बोल देते हैं, फेविकोल, फेविस्टिक की तरह, विच होल्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट टुगेदर, जो कि रिसर्च के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? पकड़ के रखता है, ठीक है, क्योंकि एक ढांचा है, आपका स्ट्रक्चर है, ये बात। A successful research design stems from a collaborative process involve good planning and communication। और एक रिसर्च डिजाइन तभी अच्छा होता है अगर उसके अंदर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तभी हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होता है? एक अच्छा रिसर्च डिजाइन बनता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हर चीज के बारे में बात की जाती है, हर छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज तक इसके अंदर क्या की जाती है? बात की जाती है। हर एलिमेंट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट पे क्या करते हैं? हम बात करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च पार्ट। वॉइस का मतलब होता है जर्नी, ठीक है जी। वॉइस का मतलब होता है जर्नी। जर्नी का मतलब है कि आप उसको कहाँ तक क्या करते हो? लेके जाते हो, कितना उसको आगे खींचते हो। फॉर एनी डाउट रिसर्च डिजाइन गाइड्स रिसर्चर, कि आपको इस पूरी जर्नी के दौरान कोई भी डाउट आता है तो आपको जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या करता है? वो आपको गाइड करता है, वो आपको हेल्प करता है कि ये काम इस तरीके से करना है और ये काम इस तरीके से, इस काम को किस तरीके से करना है। ये सारी चीज़ों को कौन गाइड करेगा आप लोगों को? रिसर्च का जो डिज़ाइन है, रिसर्च का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको डिज़ाइन हेल्प करेगा। ये रिसर्च प्लान नहीं है, ये रिसर्च डिज़ाइन है। अब इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप जो इन फ्यूचर करने वाले हो उन सारी चीज़ों को आपने पहले से ही नोट डाउन कर रखा है कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होने वाली है, कितना आपका बजट होने वाला है, कितना आप टाइम लेने वाले हो, कौन कौन से मेथड से इस्तेमाल करने वाले हो। समझ रहे हो ना? जैसे किसी शादी की बात करते हैं, जब की शादी होती है तो शादी से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है ना, किसकी कौन सी ड्यूटी है, कौन क्या करेगा घर में। जब कोई शादी की बात होती है, ठीक है, अगर घर में शादी है तो फिर उसकी ड्यूटीज जैसे अलग अलग दे दी जाती है कि हलवाई का काम ये देखेगा, टेंट वाले को ये देखेगा, पैलेस को ये देखेगा। तो वही प्लानिंग है वो नॉर्मली जैसे हम शादी में करते हैं, तो उसी तरीके से प्लानिंग वो भी एक मैरिज डिजाइन की तरह ही होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करते हो? प्लान करते हो। मतलब पहले आप सारी चीज़ों को डिसाइड करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। क्या कर रहे हो? आप उन सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हो उनकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले। आप चाहते हो कि उनको प्रॉपर्ली प्लान किया जाए ताकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है वो ना। तो आप उसको क्या करते हो? प्रॉपर्ली प्लान करते हो, ठीक है। आप उसको क्या करते हो? प्रॉपर्ली प्लान। आगे कुछ इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लो मोटा मोटा सा समझने के लिए। A research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in the manner that aims to combine relevance to research purpose with economy procedure। मतलब वेस्टेज को कम करना है कि आप देखो, अगर आप प्लानिंग कर लेते हो ना तो इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाती है, राइट। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई काम करते हो तो आपको समझ ही नहीं आता, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लान करते हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करो? पहले आप सारी चीज़ों को देखो कि आज आपने क्या करना है।
तो अगर आप पहले से डिसाइड करके रखते हो तो आपका दिन है वो अच्छे से जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया हुआ क्या करना है क्या नहीं करना, तो कभी भी कुछ भी कर रहे हो आप, जिससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सब करने से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। The planned sequence of the entire process involved in conducting the research design. A research design provides a framework to be used as a guide in collecting and analyzing the data. ठीक है, अगर आप सारी डेफिनेशन को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर एक ही चीज बात बोली जा रही है कि रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि रिसर्च करने से पहले हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और फिर रिसर्च डिजाइन के थ्रू जो प्लानिंग की जाती है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी को क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या की जाती है, बात की जाती है। हम उसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। We only work on the implementation. हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ही बात करते हैं। फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब एक देखो, अच्छा रिसर्च डिजाइन वही होगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो आपकी रिसर्च के लिए क्या है, जरूरी। वो सारे एलिमेंट्स जो आपकी रिसर्च के लिए जरूरी हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक रिसर्च डिजाइन के अंदर होने जरूरी है। कैसे? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। गुड रिसर्च डिजाइन हैज मोर रिलायबल ऑफ डेटा कलेक्टेड, मतलब करेक्ट एग्जैक्ट डेटा यूज किया जाए। रिलायबिलिटी मैंने बताया था कंसिस्टेंट होना चाहिए या एक्यूरेसी है, उसका नॉर्मल पॉइंट है। एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब क्या होता है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें एक बंदा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट की जो खुद की बायसनेस होती है उसको रिड्यूस करना, एरर को रिड्यूस करना, मतलब आपकी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखना और आपकी सब्जेक्टिविटी को खत्म करना। क्योंकि आपने अगर देखो, अगर आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी आएगी, लेकिन अगर आपने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखे है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना है, मुझे ये काम इस तरीके से करना है, तो फिर वहां पर आप लोगों की ना जो सब्जेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी और ओनली ऑब्जेक्टिविटी रहेगी। और रिसर्च में आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिविटी का कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपकी रिसर्च है वो आपको सही रिजल्ट है वो नहीं देता। आपकी रिसर्च से आपको मिलने वाले रिजल्ट है वो सही नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन यील्ड का मतलब होता है जैसे कुछ प्रोडक्शन या बढ़ाना। तो इसका मतलब क्या है कि सफिशिएंट आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, सफिशिएंट आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप अपने रिसर्च जो रिसर्च डिजाइन उसकी क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब सपोज करो आपने रिसर्च डिजाइन के अंदर कोई टूल डिसाइड कर लिया कि ये वाला टूल मुझे यूज करना। अब वो इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि देखो जैसे पूरी रिसर्च के दौरान बहुत सारी चीजें वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी रिसर्च को उस टूल को चेंज करने की जरूरत पड़ गई तो हम उसको चेंज ही ना करें, है ना, कि हम उसको चेंज ही ना कर पाए। हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा रिसर्च डिजाइन है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको बड़े आराम से क्या कर सकें, चेंज कर सकें, आराम से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकें और ये देख सकें कि अच्छा इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं। हमें सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर ज़रूरत पड़ती है अपने मेथड्स को चेंज करने की, अपने तरीकों को चेंज करने की, तो उन तरीकों को भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट, उन पे किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होनी चाहिए। देन आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हो ना तो चीज़ें वेस्टेज है वो बच जाती है, समझ रहे हो। आप जो ऑन द स्पॉट आप सारी चीज़ें करोगे तो उसमें बहुत सारी वेस्टेज होंगे, एफर्ट्स हैं वो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपने आप सही हो जाएंगी अगर आप अपने रिसर्च को इकोनॉमिकल रखोगे, अगर आप अपने रिसर्च में सही तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। इफ यू विल यूज द थिंग इन द गुड मैनर, अगर आप सही तरीके से उस चीज़ को क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये इसके कुछ फीचर। आगे आता है पार्ट्स। अब इसके अंदर हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के पार्ट्स होते हैं जिसको आप SOSO से याद रखें। पहला है सैम्पलिंग, देन है ऑब्जर्वेशन, देन है स्टैटिस्टिकल, देन है ऑब्जेक्टिव। इन चारों का मीनिंग समझ लीजिए, उससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता। सैम्पलिंग डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि जब आप रिसर्च करते हो तो उस रिसर्च के दौरान आप कौन से सैंपल को इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। क्या हुआ कि आप सैम्पलिंग में कौन से डिजाइन को इस्तेमाल करने वाले हो, मतलब आप कौन सा सैंपल यूज करने वाले हो, आप रैंडम सैंपल यूज करने वाले हो, आप नॉन रैंडम सैंपल यूज करने वाले हो, कौन सा सैंपल आप इस्तेमाल करने वाले हो वो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे सैम्पलिंग डिजाइन की, कि मेरे को मेथड कौन सा यूज करना है। सैम्पलिंग के डिजाइन की टाइप्स आगे आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को कौन सा सैंपल यूज करना है, मेरे को रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करना है, मेरे को नॉन रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करना है, मुझे कौन से सैंपलिंग का इस्तेमाल करना है। देन आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि वो कौन सी कंडीशंस में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब बेसिकली आप कंडीशन से समझ सकते हो, कौन सी कंडीशंस के अंदर हम क्या करने वाले, रिसर्च करने वाले, इन विच कंडीशंस वी आर गोइंग टू डू द रिसर्च। कौन सी कंडीशंस है, कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जहां पर हमारा डेटा होगा जिसके अंदर हमारी पूरी रिसर्च होगी, हम उन ऑब्जर्वेशन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। हमें उन कंडीशंस पे फोकस करना है कि अच्छा ये रिसर्च की हमारी कंडीशंस है, और अगर हम कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं तो उसका हमारी रिसर्च पे अच्छा असर हो रहा है या बुरा असर हो रहा है, ठीक है, हम उन दोनों चीज़ों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो दैट इज रिलेटेड
क्वालिटेटिव के लिए हमारे पास टूल है, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट है ना, टी टेस्ट हुआ, एफ टेस्ट हुआ, जेड टेस्ट हुआ। तो हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमें कौन सा तरीका यूज़ करना है, हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, हमें कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं। ये किसका पार्ट बनेगा? इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। ये किसका पार्ट बनेगा? दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन। ये स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन का पार्ट बनेगा। हमें स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन के अंदर इसको क्या करना पड़ता है? कवर करना पड़ता है। और देन आता है ऑपरेशनल डिज़ाइन। ऑपरेशनल डिज़ाइन का मतलब समझ रहे हो ना? ऑपरेशनल का मतलब होता है कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑपरेट कैसे करेंगे, हमारा बजट कितना होगा, समझ रहे हो ना? हमारा बजट कितना होगा, हमें उसको एग्जीक्यूट करते हुए हमें कितनी दिक्कत आ सकती है, हमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट बनता है? ये ऑपरेशनल डिज़ाइन का पार्ट बनता है। मतलब उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट द रिसर्च डिज़ाइन। हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को ऑपरेट कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमें ऑपरेशनल डिज़ाइन से पता चलती। ऑल दीज थिंग्स विल बी डन थ्रू द ऑपरेशनल डिज़ाइन, कि हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, टोटल उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट वी एग्जीक्यूट इट इन अ राइट वे, कि हम इसको एक सही तरीके से, सही मैनर में इसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रेटेजिकल का मतलब आप मेथड कौन कौन से अप्लाई करने वाले हैं, आप मेथड कौन कौन से अप्लाई करेंगे। सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग का मतलब है कि आप कौन सा सैंपल यूज़ करने वाले हो, सैंपल साइज़ क्या होगा आपका, सैंपल की टाइप कौन सी होगी, है ना, और किस तरीके से हम उसको क्या करने वाले हैं? यूज़ करने वाले हैं। देन आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के अंदर आप क्या करने वाले हो? आप रिसर्च करने वाले हो। कौन सी कंडीशंस होगी उस टाइम पे जब आप रिसर्च करो, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस, उन कंडीशंस पे फोकस करना। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि आप मेथड्स की बात कर रहे हो, आप उन टूल्स की बात करते हो, आप उन टेक्निक्स की बात करते हो कि हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के दौरान, हम रिजल्ट पे पहुंचने के लिए कौन सा टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, एफ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ऑपरेशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, कि आप उस पूरी चीज़ को क्या करने वाले हो? एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हो, और ऑपरेट कैसे करने वाले हो, कितना टाइम लगेगा, कितना बजट होगा, है ना, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट बनेगी? दे विल बिकम द पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिज़ाइन। वो किसका पार्ट बनेंगे? दे विल बिकम द पार्ट ऑफ ऑपरेशन डिज़ाइन। अब हाउ टू क्रिएट अ रिसर्च डिज़ाइन। देखो रिसर्च डिज़ाइन में प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या आती हैं? स्टेप्स में लिखी हुई आती है, स्टेप्स में लिखी हुई आती है। स्टेप्स का मतलब क्या होगा कि हमें किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, है इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो नॉर्मल तरीके से सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपने एम, ऑब्जेक्टिव या जो भी आपके दिमाग के अंदर है कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन, आप उसको डिसाइड करोगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करोगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या करोगे? पॉपुलेशन और सैम्पलिंग मेथड को डिसाइड करोगे। उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप अपने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग मेथड्स को, उसके बाद फिर डेटा कलेक्शन आ जाएगा, फिर अपने प्रोसेस करोगे और उसके बाद लास्ट में रिजल्ट पे पहुंचोगे। ठीक है, नॉर्मल है। तो आपको अगर ये सारे स्टेप्स आगे पीछे लगा के दिए हुए तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको सीधा जैसे एक सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है तो उस सीक्वेंस में क्या कर सकते हो? इस सवाल को निकाल सकते हो। एक सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा, इस सीक्वेंस में आप इसका क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर दे सकते हो। अब जैसे देखो सबसे पहले हमारी एम क्या है रिसर्च में? आंसर जैसे एक सीक्वेंस करोगे और उसके बाद लास्ट में रिजल्ट पे नॉर्मल है। तो आपको अगर ये सारे स्टेप्स आगे पीछे लगा के दिए हुए तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको सीधा जैसे एक सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है तो उस सीक्वेंस में क्या कर सकते हो? इस सवाल को निकाल सकते हो। एक सीक्वेंस में आपसे पूछा जाएगा, इस सीक्वेंस में आप इसका क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर दे सकते हो। अब जैसे देखो सबसे पहले हमारी सीक्वेंस में आप इसका क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक सीक्वेंस में आप क्या कर सकते हो? इसका आंसर दे सकते हो। अब जैसे देखो सबसे पहले हमारी एम क्या है रिसर्च, आप क्वालिटेटिव अप्रोच में जाना चाहते हो या क्वांटिटेटिव? ठीक है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा दिया, तो अब इसको और मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले एम और अप्रोच, मतलब कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। मतलब आप ये डिसाइड करने वाले हो कि जो मैं रिसर्च करने वाला हूँ उसके अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ वो क्वांटिटेटिव तरीके से ऑब्जर्व करने वाला हूँ या क्वालिटेटिव। मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिक डेटा पे बेस्ड है या नॉन न्यूमेरिक डेटा। तो मेरा क्वालिटेटिव भी हो सकता है, तो उसके अंदर फिर मैं क्वालिटेटिव की सारी बातें आएंगी, है ना, इंडक्टिव मेथड यूज आएगा, या फिर मेरा क्वांटिटेटिव मेथड भी हो सकता है, तो उसके अंदर मेरी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होगा? उसके अंदर मैं सारी क्वांटिटेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। और हो सकता है कि हमारा दोनों का एक मिक्सचर भी हो। तो अगर मिक्सचर है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? दोनों का एक मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, जिसको मिक्स मेथड का नाम दे सकते हैं। मिक्स मेथड का नाम इसका नाम दे सकते हो। एक मिक्स रिसर्च का क्या कर देते हो आप? नाम दे देते हो। देन उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब ये आता है हमारे पास कुछ रिसर्च डिजाइन की टाइप्स। अब
डिसाइड करना है कि हमारा रिसर्च डिजाइन कौन सी टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो आप कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। क्वाजी में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, क्वाजी में सेम टू सेम वैसा ही होता है, बस फर्क क्या होता है, हम आर क्यू आर मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैंडमली असाइंड नहीं होते। जो लिखा हुआ है ना सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बट विदाउट रैंडम असाइनमेंट, जो रैंडम असाइनमेंट है वो नहीं होता। ऑफन इन्वॉल्व कंपेयरिंग आउटकम ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, जो क्योंकि इसमें आप खुद से सिलेक्ट नहीं करते, प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, तो डिसाइडेड ग्रुप है तो आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। ऑफन कंडक्टेड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो होती है एक्सपेरिमेंटल है इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है क्योंकि आप लेबोरेटरी में करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते हो, इस वजह से यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब जनरलाइजेशन से रिलेटेड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। देन आता है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यहाँ पर आप दो वेरिएबल्स, यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स को स्टडी करना है और ये देखना है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितना कनेक्शन है, उनको रिलेट करना है। दोनों वेरिएबल्स को आप एक ही टाइम पे स्टडी करते हो, ये देखते हो कि एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो उससे दूसरे वेरिएबल पे क्या असर होगा, एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उससे दूसरे वेरिएबल पे कितना असर पड़ रहा है। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोल दोगे। और अगर दोनों वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, एक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव ना होके नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो वहां पर किसकी बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन की बात। देन आता है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको विदाउट इन्फ्लुएंसिंग करना, मतलब आप उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करते, आप अपने एंड से उसके अंदर कुछ एंट्री नहीं मारते, आप अपने हिसाब से उसको कवर नहीं कर सकते, बोलते कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही काम करो, एज इट इज, जो चीज़ जैसी है वैसी ही आप उस चीज़ को क्या करोगे, फोकस करोगे, अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं करोगे। देन आता केस स्टडी। केस स्टडी के बारे में हम बता चुके हैं। केस स्टडी का मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक केस की स्टडी करते हो, है ना। स्पेसिफिक केस की स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हो। अब वो कोई रियल केस भी हो सकता है, वो कोई हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है। इन डेप्थ का मतलब होता है A to Z, आप उसके बारे में A to Z नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेन एज मच एज नॉलेज यू कैन गेन फ्रॉम। आप उससे जितना ज़्यादा नॉलेज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। हर एलिमेंट की क्या होती है वहाँ पर स्टडी, क्या होती है, हर एलिमेंट को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, हर एलिमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। हम हर एलिमेंट पे क्या करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एलिमेंट। एथनोग्राफी, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है, कल्चर की स्टडी। एथनो का मतलब क्या होता है, कल्चर की स्टडी। जब आप किसी एक कल्चर को स्टडी करते हो, व्हेन यू स्टडी अ कल्चर, कल्चर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जब आप उस कल्चर की स्टडी को करते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एथनोग्राफी बोल देते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, एम्स टू डेवलप अ थ्योरी इंडक्टिवली बाय सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो और उस एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए लोगों के पास जाके डिटेल क्या करते हो, कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। और इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाते हो। उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन। हम उस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, दैट पॉइंट इज बेसिकली नोन एज सैचुरेशन। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। देन आता फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी में के अंदर क्या था, फिनोमिनोलॉजी के अंदर हमने इस चीज़ को डिटेल में पढ़ लिया था कि एक कॉमन फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना है और उस कॉमन फिनोमिना को कितने सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक कॉमन फिनोमिना को कितने सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर वो उस चीज़ के प्रति अपने अपने व्यूज़ है वो कैसे दे रहे हैं। ये पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पास फेल आपने होना है, मैं नहीं। आगे आता है योर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग मेथड। देखो पॉपुलेशन का मतलब होता है वो सारे लोग जिनकी आप स्टडी करना चाहते हो, और सैंपल का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट को आप क्या करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, जैसे ब्लड की बात करते हैं, आपकी बॉडी में से ब्लड निकाला जाता है तो वो ब्लड है ना, वो ब्लड रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी के सारे। सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो
आगे आप बढ़ नहीं सकते। अगर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट इट। should clearly define who and what your research will focus on and you will how you will go about choosing your participants and subjects। अब इसमें आ जाएगी पॉपुलेशन, मतलब आप ये डिसाइड करोगे कि कितने एरिया में जा रहे हो आप, कितने एरिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो आप, कितने लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी है ना। आप एक शहर पे काम कर रहे हो, आप एक गांव पे काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। अब पॉपुलेशन कैन बी मेड ऑफ एनीथिंग यू वांट टू स्टडी। आप वो कुछ भी हो सकता है जिसको आप क्या करते हो स्टडी करने की कोशिश करते हो। कुछ प्लांट्स की स्टडी हो सकती है, कुछ एनिमल्स की स्टडी हो सकती है, इंसानों की स्टडी हो सकती है। तो और फिर उसमें से आप क्या करते हो, आप अपना सैंपल निकालते हो। अब सैंपल में हमारे पास दो तरीके के सैंपल होते हैं, ठीक है। वैसे ये पूरा टॉपिक है, लेकिन हमारे पास दो तरीके के सैम्पलिंग मेथड आ जाते हैं। एक आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। एक हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और एक आता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी मेथड जिसको हम रैंडम मेथड बोलते हैं, मतलब जहाँ पर हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस होती है। इसमें आप अपनी कुछ भी प्रधानगी नहीं घुसा सकते, इक्वल चांस, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस इक्वल चांस होते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होते हैं, हर यूनिट के सिलेक्ट होने की इक्वल चांस नहीं होते हैं। अब नॉन रैंडमली क्या करते हो, चीजों को सिलेक्ट करते हो। आपकी इच्छा है जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे टीचर क्लास में आके होता है कोई भी दो बच्चे खड़े हो जाए, कोई भी दो बच्चे का मतलब रैंडम। और अगर वो क्लास में आके दो बच्चों के नाम लेता है कि तू और तू, अगर वो ऐसा बोलता है तो इसका मतलब नॉर्मल। इसको हम नॉर्मली कहाँ पर यूज करते हैं, हम इसको क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग यूज करते हैं। वी यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव मेथड। कौन से मेथड में, क्वांटिटेटिव मेथड में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दीज मेथड में क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो भी हमारी क्वांटिटेटिव मेथड्स की रिसर्च होती है वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर वैसे ये क्वालिटेटिव में होता है, लेकिन कभी कभी रेयरली ये क्वांटिटेटिव में यूज होता है। याद रखिए ज्यादातर नॉन प्रोबेबिलिटी का कनेक्शन किसके साथ है, क्वालिटेटिव के साथ। तो नॉन रैंडम क्वालिटेटिव में यूज किया जाता है। और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पर यूज किया जाता है वहाँ पर सैंपल साइज क्या होता है, लार्ज होता है। सैंपल साइज क्या होता है, लार्ज सैंपल साइज, मतलब हम 30 से ज़्यादा सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, 30 से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर स्मॉल सैंपल है क्योंकि डेटा आपके पास है ही, यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। क्या करते हो, आप सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। अब ये देखने की कोशिश करते हो कि बस हमें जितना डेटा मिल जाए, जैसा डेटा मिल जाए, और उस डेटे का हम उस तरीके से इस्तेमाल करें। हमें जो डेटा मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हम उस तरीके से उस डेटा का क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल करना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू नो। बस यही चीज़ पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। इसके अलावा हमें और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अलाउ यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में आप स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बना सकते हो क्योंकि पॉपुलेशन से जनरलाइज करने पे जाते हो। ईजियर टू अचीव बट मोर स्ट्रॉन्ग रिसर्चर बाइस, क्योंकि रैंडम नहीं है तो इस वजह से बाइस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाइस ज़्यादा हो जाते हैं। बाइस ज़्यादा हो जाते हैं। बाइस का मतलब क्या होता है कि पर्सनल जजमेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप रैंडमली सिलेक्ट नहीं करोगे। आप अपनी मर्जी से पक्षपात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्षपात भी लोग करते हैं, लोगों को जो सही लगता है आप उस तरीके से चलाओ। पक्षपात भी लोग करते हैं, जिसको जो सही लगता है उस तरीके से चीजों को क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे। देन आता है डेटा कलेक्शन मेथड। जब आप डेटा कलेक्शन करने की कोशिश करो तो आप कौन से तरीके को इस्तेमाल करोगे। जैसे सर्वे है, अब वो दोनों तरीके से कर सकते हो। आप क्वेश्चनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंटरव्यू भी ले सकते हो। क्वेश्चनर का मतलब क्या हुआ कि आपने क्वेश्चनर बनाया, उसके अंदर लोगों से डिटेल लेना चाहते हो और वो आपने लोगों को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। उसको आपने क्या कर दिया, आपने उसको लोगों को सेंड कर दिया। तो क्वांटिटेटिव में ज़्यादा होता है क्योंकि लोग डिटेल आपको उसमें फिल करके देते हैं। ऑनलाइन भी भेजा जा सकता है, जैसे गूगल फॉर्म वगैरह होते हैं। यूजली ऑफर्ड क्लोज क्वेश्चन और लिमिटेड ऑफर। और ये ज़्यादातर क्या होता है, इसमें ना यस नो है ना, ट्रू फॉल्स, ABCD, इस तरीके की चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, ABCD टाइप चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कंसिस्टेंट डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी पीपल, और एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों से बहुत सारा डेटा भी कलेक्ट करते हैं। यू कैन ईजिली कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी सारे लोगों तक आप क्या कर सकते हो, पहुँच। और इंटरव्यू में क्या कर सकते हो, इंटरव्यू को आप वहाँ पर यूज़ करते हो जहाँ पर डेटा आपका क्वालिटेटिव होता है।
क्वालिटेटिव होता है वहाँ पर इंटरव्यू लेना कोशिश करते हो, कंडक्टेड बाय रिसर्चर इन पर्सन बाय फोन और ऑनलाइन। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि या तो फोन पे होता है ना, या फिर ऑनलाइन भी हो जाता है आजकल तो वीडियो कॉल वगैरह पे भी, या फिर पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस जिसको आप इंटरव्यू बोल देते हो। और पार्टिसिपेंट को इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, अब ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि उनके पास फुल फ्रीडम होती है, दे हैव फुल फ्रीडम, कि वो जैसे चाहे वैसे अपने थॉट्स को, वैसे अपने व्यूज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो अपने, उनके पास फ्रीडम है। समझ रहे हो? उनके पास क्या है बेटा? उनके पास फुल फ्रीडम है, वो जैसे चाहे उस तरीके से अपने ओपिनियंस को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सप्लोर इन डेप्थ विद स्मॉलर ग्रुप, और इंटरव्यू है वो हमेशा कम लोगों से की जाती है ताकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो हमसे ली जा सके, ताकि उनसे ली जाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो और जो रिजल्ट है वो अच्छा। चूज योर डेटा कलेक्शन मेथड, अदर मेथड ही ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्लान योर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। ऑपरेशनलाइज का मतलब है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब दो टर्म्स है, ठीक है, ये हमारी क्लास है मंडे को, संडे को लेंगे हम। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक पूरा टॉपिक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे पिछली क्लास में भी हमने इसको समझा था। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, कि आप बार बार अगर आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, एक ही तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरीके के रिजल्ट की आप डिमांड कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि अच्छा इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, क्या उसी तरीके का रिजल्ट है वो हमारे पास आ रहा है या नहीं। डज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहे हैं। और देन आता है कि सारे क्वेश्चन है क्या वो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट को मैटर कर रहे हैं या मतलब सेम चीज़ों के बारे में, कि एक ग्रुप है उसकी स्टडी हमने आज की, दूसरा फिर उसको 1 महीने के बाद किया तो क्या सेम रिजल्ट आया। या कई बार ऐसा होता है कि जिस ग्रुप की स्टडी हमने की है फिर उसी ग्रुप की स्टडी कोई दूसरा बंदा करता है, फिर दूसरे बंदे को बोल सकते हैं कि आप इसकी स्टडी करोगे ना, तो वो चीज़ है इस है। और वैलिडिटी का मतलब हमारे पास टाइप्स होती हैं अलग अलग। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि आप कितने एक्यूरेटली क्या करते हो रिजल्ट पे पहुँचते, हाउ एक्यूरेटली यू रीच टू द रिजल्ट। अब कितनी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट पे पहुँचता है, कि हमारे पास रिजल्ट है वो कितने अच्छे तरीके से आता है। डू यू मेजर मटीरियल टेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट का मतलब होता है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं क्या हम उसके 100% कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी के साथ रिलेट हो। क्या हम 100% चीज़ों को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटेंट वैलिडिटी बोल देते हैं। और दूसरा, डज इट कोरिलेट विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ द सेम कंसेप्ट, उसको क्राइटेरिया। ठीक है, ये अभी आपको आगे संडे को जो क्लास होगी ना उसके अंदर हम वैलिडिटी की टाइप और रिलायबिलिटी की टाइप, वैलिडिटी की टाइप और रिलायबिलिटी की टाइप, ये पूरा टॉपिक है, इसकी पूरी क्लास है, उसमें हम इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जहाँ पर वैलिडिटी की बात होती है ना, तो वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिलायबिलिटी। वैलिडिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रिलायबिलिटी की कम, राइट। देन आता है डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं है कि आप कौन सा टूल यूज़ करने वाले हो, बड़ी चीज़ इसके अंदर पढ़नी है आप लोगों ने। देन आप राइट, देन आता है वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिलायबिलिटी। वैलिडिटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रिलायबिलिटी की कम, राइट। देन आता है डेटा एनालिसिस। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं है कि आप कौन सा टूल यूज़ करने वाले हो, बड़ी चीज़ इसके अंदर पढ़नी है आप लोगों ने। देन आता है थीमेटिक डिस्क्लोजर। ठीक है, ये आगे क्योंकि हम क्वालिटेटिव के अंदर पढ़ेंगे तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ये चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। ये चीज़ें आप पढ़ के आए, 3 एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और ये कॉजल है। तो अगर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए ना, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आ रहा है। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में होती है। अनस्ट्रक्चर्ड वे का मतलब क्या हुआ कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि हमें क्या करना है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। आपका मेन पर्पस क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अभी उस चीज़ के बारे में आपके पास अवेयरनेस है, उस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं, आप उस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि यार वो चीज़ है क्या या नहीं। फिर जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है, व्हेन यू गॉट फैमिलियर विद द टॉपिक, तो उसको आप क्या बोल देते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च का पार्ट बना दिया जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करने लगते हो, कोई चीज़ जैसी है एज इट इज, जो चीज़ जैसी है। और कॉजल का मतलब क्या होता है,
स्ट्रक्चर वही, ये आप लोगों की साइंटिफिक रिसर्च होती है, ये भी आप लोगों की क्या होती है, साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर आप दो चीज़ों के बारे में बात करते हो, किसके बारे में, कॉज एंड इफेक्ट। दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कॉज और इफेक्ट। कि हमारे पास किसी प्रॉब्लम का क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की कोई टाइप नहीं बनती है कभी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की ऐसा कोई टाइप नहीं बनती है क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। देन आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर आपकी डिस्क्रिप्टिव और कॉजल आ जाती है। देन एक आती है डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर डायग्नोस्टिक। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। ओके, जब आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में रखना इन द सेंस कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसका मेरी रिसर्च के साथ क्या लेना देना है। लाइक रिसर्च डिजाइन बनाते हुए आप किस चीज़ को ध्यान रखोगे, आप ये देखोगे कि जो मेरी रिसर्च की स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव का जब मेरी क्रॉस सेक्शनल डिजाइन का डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। दोनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्या होता है। जब आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना इन द सेंस कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसका मेरी रिसर्च के साथ क्या लेना देना है। लाइक रिसर्च डिजाइन बनाते हुए आप किस चीज़ को ध्यान में रखोगे, आप ये देखोगे कि जो मेरी रिसर्च की स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो मेरी रिसर्च की स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं कौन से टूल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं कौन से सैंपल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं किस तरीके से अपने डेटा की जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है मैं उस पर फोकस करने वाला हूँ। कि मेरे पास जो रिसर्च का डेटा है उस पर उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैं किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करूँ, हाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स, कि इन सारी चीज़ों पे मैं किस तरीके से फोकस करने वाला हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, चीज़ों पे काम करूँगा। पहले तो मैं इस चीज़ पे क्या कर रहा हूँ, अपना मेन फोकस रखूँगा। देन आता है रिसर्च डिज़ाइन अचीव द फॉलोइंग पर्पस। क्या ये आपकी रिसर्च को एफिशिएंट बनाता है? सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को एक बात बताता है कि हम वेस्टेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज। जो रिसर्च के दौरान या किसी भी एलिमेंट्स के दौरान जो हमें वेस्टेज देखने को मिलती है, उस वेस्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज। देन आता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बाइसेस को कम करता है और रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी इवन के वैलिडिटी को भी क्या करता है, लेके आता है। वैलिडिटी के बारे में आगे अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ये हमारी इसकी टाइप्स हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, वैसे ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो, लेकिन स्टिल हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। आप नई नई चीज़ों को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लोर करने की। ये एक्सप्लोरेटरी नहीं है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, ये पूरी डिस्क्रिप्टिव की एक्सप्लेनेशन। किसकी एक्सप्लेनेशन है? ये डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर कोई टूल हो सकता है, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देते हो कि वो चीज़ जो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि अब आप उस प्रॉब्लम को लेके क्या हो चुके हो, फैमिलियर हो चुके हो। आप उस चीज़ को लेके क्या हो चुके हो, फैमिलियर हो चुके हो। आप क्या हो चुके हो, आप उस चीज़ को लेके फैमिलियर हो चुके हो। देन आता है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव आपकी वही जो कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट की रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट की रिसर्च की, और अब इसको बोल सकते हो हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च, हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च को इसको बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला जा रहा है ना, उस कंक्लूजन का इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए, डिसीजन मेकिंग। उस कंक्लूजन का इस्तेमाल किया जाएगा किस पर्पस के लिए, डिसीजन मेकिंग। किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करने के लिए चीज़ों को फोकस करेंगे। देन आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 वर्ड आप लोगों को मैंने बताया। क्या? एक तो फ्रीक्वेंसी, कि कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, और दूसरा कोई प्रॉब्लम क्यों आई है, उसका कॉज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, और पीछे की तरफ देख रहे हैं, बैकवर्ड, पीछे की तरफ देख रहे हैं, दैट इज बैकवर्ड। हाउ फ्रीक्वेंट, कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई चीज़ है वो हो रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी से कोई चीज़ है वो आपको देखने को मिल रही है। बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था वही, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है तो वो भी इसी चीज़ पे फोकस करता है कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में जो हुआ था उस पास्ट के पॉइंट को देख के ही वो फ्यूचर के बारे में बताता है। राइट, कंक्लूसिव और कॉजल दोनों सेम है। अरे कंक्लूसिव ही कॉजल है, ये मतलब आप कंक्लूड कर रहे हो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, कहाँ पर जाने के लिए, एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप उस चीज़ पे काम करें। हाँ, नाम इनके अलग अलग हैं सबके, तो इसको देन हमारे पास ये आती है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हमने कल डिटेल में पढ़ी थी। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग सेक्शंस की स्टडी कर रहे हो। अब इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोला गया है, ट्रांसवर्स स्टडी भी बोला जाता है, या प्रेवलेंस स्टडी भी बोला जाता है। A type of observation study that analyze data from a population or represent subset at a specific period of time। एक particular period of time पे आप उसको क्या करते हो, स्टडी करते हो। आप एक particular period of time पे उसको क्या करते हो, स्टडी करते हो। और लॉन्गिट्यूडनल है, उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल में क्या कर रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आप अलग अलग पैनल स्टडी भी बोल देते हो। इट इज द रिसर्च डिजाइन दैट इन्वॉल्व रिपीटेड ऑब्जर्वेशन of the same variables over short or long period of time। longitudinal data, एक ही डाटा उसको डिफरेंट टाइम पे स्टडी करो, वन वेरिएबल डिफरेंट टाइम।
एक ही वेरिएबल है, लेकिन आप उसको किसी डिफरेंट टाइम पे क्या कर रहे हो, स्टडी। ठीक है, क्लियर। देखो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो भी क्वांटिटेटिव है, कॉजल रिसर्च है वो तो चलो है ही क्वांटिटेटिव। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है या एक्शन रिसर्च है, ये दोनों का पार्ट बनती है, ये क्वालिटेटिव का पार्ट भी बन सकती है और क्वांटिटेटिव का पार्ट भी बन सकती है। ये इनके नेचर पे डिपेंड है। एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड है। ऐसे आप लोगों को क्वालिटेटिव में पढ़ी है कौन कौन सी, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, तो उसमें एक्शन रिसर्च एग्जैक्टली नहीं होती। जैसे फिनोमिनोलॉजी हमेशा क्वालिटेटिव, जो 5 से 6 टाइप्स पढ़ी थी, कंटेंट एनालिसिस वगैरह, वो है इसका पार्ट। लेकिन कई बार हमारे पास जो एक्शन रिसर्च है वो भी इसका पार्ट, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन नहीं होगा। अरे यार मैं कितनी बार आपको बताऊं, इधर कंक्लूजन में सब बताया, कॉज इफेक्ट हाइपोथेसिस बेस्ड रिसर्च, साइंटिफिक, एक उसी का नाम घूम के आ रहा है, तो फिर इसका मतलब एक ही रिसर्च की बात हो रही है, कंक्लूसिव रिसर्च की बात हो रही है। तो वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसी के अंदर सारी की सारी चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। ऑल द थिंग्स आर टुगेदर। अच्छा, एक और दो तरीके की रिसर्च की स्टडी होती है, रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस पीरियड? रेफरेंस पीरियड का मतलब होता है जितने टाइम पीरियड के लिए आप रिसर्च करते हो वो आप लोगों का रेफरेंस पीरियड होता है। जितने टाइम पीरियड के लिए आप स्टडी कर रहे होते हो वो आप लोगों का क्या हो जाता है, उसको आप क्या बोल देते हो, रेफरेंस पीरियड बोल देते हो। अगर आप 1 साल के लिए रिसर्च कर रहे हो तो वो एक साल का जो टाइम है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेफरेंस पीरियड होगा। वो क्या हो जाएगा, वो आपका रेफरेंस पीरियड हो जाएगा। जैसे लोग पीएचडी करते हैं तो 3 साल 4 साल है उसको लगते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो उतना पर्टिकुलर टाइम है, वो क्या है, रेफरेंस पीरियड। वो क्या है, वो रेफरेंस पीरियड। तो अब रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग, इस रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग हम रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन की बात करते हैं। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट की तरफ देखना। जब आप पास्ट की किसी इवेंट की स्टडी करते हो ना, रेट्रो मूवीज होती है जैसे, तो पास्ट की स्टडी उसको आप क्या बोल देते हो, फिनोमिना और सिचुएशन दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। जो आप पास्ट में जो एक इंसिडेंट है या जो अकरेंस है जो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, पास्ट में जो एक अकरेंस हो चुकी है, पास्ट के अंदर जो एक अकरेंस हो चुकी है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। तो हम क्या बोल देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो ये उसी तरीके से। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव के अंदर आप फ्यूचर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट की स्टडी कर रहे हो, आप प्रेजेंट की स्टडी कर रहे हो, प्रेजेंट की स्टडी के बेसिस पे आप फ्यूचर के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन की बात करते हैं कि हम क्या एक कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। सेमी एक्सपेरिमेंटल में जैसे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, मेटा एनालिसिस। एक वर्ड आप लोगों को मेटा कई बार सुनने को मिलेगा, मेटा। मेटा वर्ड आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। मेटा वर्ड यहाँ पे भी यूज होता है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। किसी भी वर्ड के साथ ये लग जाए तो मतलब ये उसका मीनिंग उससे बाहर चला जाता है। जैसे मेटाफिजिक्स पढ़ा था, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या था कि ये फिजिकल फॉर्म में है ही, दैट इज बियॉन्ड द फिजिक्स, जो कि फिजिक्स से बाहर है। जैसे मेटावर्स आजकल आप लोगों ने सुना होगा, मेटावर्स यूनिवर्स। तो वो क्या है कि ये इस एरिया में आ ही नहीं रहा, ये इस एरिया के कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से ही क्या है, बाहर है इस तरह। तो इसको हम इसकी कुछ टाइप है। तो अगर पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोल दोगे, और अगर आने वाले फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि आने वाले समय में चीजें किस तरीके से काम करेंगी, तो उसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन बोलते हैं। उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, दैट विल बी नोन एज प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन। बियॉन्ड एनालिसिस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते। अब यही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ना दो चीजें आ जाती हैं। आप इसको फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटिव, जो कि किसका पार्ट बन जाता है, क्वालिटेटिव का पार्ट बन जाता है। इसका क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक या फिर कॉजल आप लोगों का किसका पार्ट बन जाएगा, क्वांटिटेटिव। अब इधर अगर आप देखोगे तो वही चीज फिर से आ जाएगी जो हम स्टार्टिंग में कितनी बार पढ़ के आए, क्या पॉजिटिविज्म। और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, पोस्ट पॉजिटिव। किसकी बात करेंगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म। कि पास्ट में क्या हुआ था, सॉरी जो साइंस है उल्टा लिख दिया गया, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में या क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में हमारे पास जो रिसर्च डिजाइन होता है
वो क्या होता है, वो मोस्टली फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी चीज़ों की नॉलेज होती नहीं है, तो आप चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। आपका फोकस सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे होता है, चीज़ों की नॉलेज को गेन करने के लिए होता है। ये है आपका रिजिड डिज़ाइन होता है। रिजिड डिज़ाइन, रिजिड डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार जो डिसाइड कर दिया, जो आपने फिक्स कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं करोगे। जो आपने एक बार फिक्स कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं करोगे। सैम्पलिंग, अभी इधर बताया था पोस्ट पॉजिटिविज्म में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसको रैंडम सैम्पलिंग बोल देते हैं। यहाँ पर कोई स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन कोई पहले से प्लान नहीं किया जाता, जो है अकॉर्डिंगली बनाते रहेंगे, अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्री प्लान डिज़ाइन होता है, सब कुछ पहले से डिसाइड किया जाता है, सब कुछ पहले से प्लान किया जाता है। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। ऑपरेशनल डिज़ाइन नो फिक्स डिसीजन अबाउट द ऑपरेशन और एडवांस। तो घूम फिर के एक ही बात हो रही है कि एक्सप्लोरेटरी या फिर फॉर्मुलेटिव के अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं होता। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द एरिया दैट वी आर फेसिंग और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फ्लेक्सिबल रहते हैं। पूरा क्या होते हैं, पूरे का पूरा फ्लेक्सिबल रहते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे तरीके से समझ आए। क्या करते हैं, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर पाएँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड तरीके से बना। और इधर है क्योंकि आपने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, आपने सब कुछ फिक्स कर रखा है, तो आप चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो। तो चेंज नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करो। किसमें काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करो। अब ये वाला चार्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। एक्सप्लोरेटरी का मतलब डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटल। ये वाली जो होती है ना एक्सप्लोरेटरी, ये 99% केसेस किसमें डिस्कस की जाती है, क्वालिटेटिव का पार्ट बनाया जाता है। इसका क्वालिटेटिव रिसर्च, इट इज मोस्टली कवर्ड अंडर द केस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि क्वालिटी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है। इसके अंदर क्वालिटी की बात है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव होती है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस, ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस बना लेते हो, लेकिन उसको प्रूव करना ना प्रूव करना जरूरी नहीं होता। मतलब बिना हाइपोथेसिस के भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने हाइपोथेसिस बना लिया तो उसको प्रूव करना या ना करना कोई कंपल्सरी नहीं होता, कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक हाइपोथेसिस बना लिया तो आप उसको प्रूव भी करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मुलेटिव है, सिर्फ इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस चीज़ को, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करते हो, इसका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्चुअली में हाइपोथेसिस के बिना हाइपोथेसिस इज मैंडेटरी। इसके अंदर हाइपोथेसिस को बनाना क्या होता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हाइपोथेसिस नहीं बनाते हो तो आपके पास किसी भी तरीके का रिजल्ट है वो डिस्क्रिप्टिव में भी, मतलब समझ रहे हो ना, इन दोनों में हाइपोथेसिस बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में या साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल में हाइपोथेसिस का बनना जरूरी है, कि इसमें एक्चुअली क्योंकि इसको कंक्लूसिव बोलते हैं ना, इसको ही तो कंक्लूसिव बोलते हैं। तो कंक्लूड किसको करोगे, कंक्लूजन पे कैसे पहुंचोगे, जब कॉज और इफेक्ट के रिलेशन को बनाओगे तभी क्या पर पहुंचोगे, तभी ये कंक्लूजन पे पहुंचोगे। 3 R's, अब ये आप लोगों को 3 चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर करेंगे। रिपीटेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी और रिप्रोडक्टिविटी। 3 टर्म्स का ध्यान से समझिए। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है, आपका ये एक्सपेरिमेंट है और उसको आपने एक बार दोबारा रिपीट किया, मतलब सेम टीम थी और सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया। जो एक्सपेरिमेंट आपने आज से 10 दिन पहले किया था, सेम उसी एक्सपेरिमेंट को आपने दोबारा रिपीट कर दिया। क्या कर दिया, दोबारा रिपीट कर दिया। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है, रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कॉपी करना। तो अब आपकी रिसर्च को कोई कॉपी कर रहा है, तो मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो तो पहले वाला ही है, लेकिन उसको डिफरेंट टीम है वो देख रही है, ये देखने के लिए कि उसके अंदर रिलायबिलिटी है या नहीं। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट टीम सेम एक्सपेरिमेंट में सेट है। कॉपी करना, रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। एक्सपेरिमेंट आप ही का है, लेकिन उसको कोई दूसरी टीम क्या कर रही है, कॉपी कर रही है। आपका ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसको कोई दूसरी टीम कॉपी कर रही है। और रिप्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, भाई टीम भी नहीं है और एक्सपेरिमेंट भी, डिफरेंट टीम है और वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे क्या कर रही है, काम कर रही है।
डिफरेंट टीम है और वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे काम करने की कोशिश कर रही है। डिफरेंट टीम इज वर्किंग ऑन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, सेम टीम सेम डिफरेंट डिफरेंट टीम सेम इज वर्किंग ऑन एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ रिसर्च के कुछ डिफरेंस है, बेसिक और अप्लाइड, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी, इंडक्टिव। अच्छा, इसमें ना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो कल शायद हमने नहीं पढ़ा था, जो चीजों को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन कि ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब होता है जो चीजों को एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा क्यों होगा। लाइक अगर आप स्विच दबा रहे हो तो आपका फैन ऑन क्यों हुआ, बिना स्विच दबाए वो ऑन क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ ये एक्सप्लेन कर रही है। एक्सप्लेनेटरी का मतलब है कि ये रीजन दे रही है, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। एक्सप्लेनेटरी में आप रीजन पे फोकस कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, पंखा स्विच दबाया पंखा ऑन हो गया, क्यों? क्योंकि वहां से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या हुआ, उसने आपकी जो पंखे को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो वो आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का काम है कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मतलब आपके सामने एक फिनोमिना है, आपको ये बोला गया है कि इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करो, इसका रीजन बताओ कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो आप उस रीजन पे फोकस करो। यू आर जस्ट फोकसिंग और जस्ट रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट व्हाई, क्यों हो रहा है, उसको आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोल देते हो। और इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, हमारे सामने सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करो, लेकिन एक्सप्लेनेटरी के अंदर रीजन भी बता, क्या करते रीजन भी बता। देन आता है प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। जो रिसर्च फर्स्ट टाइम की जा रही है या किसी रिसर्च में फर्स्ट टाइम डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बार ये जिसमें डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि उसमें यूज किया जाने वाला, उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा प्राइमरी डेटा, इस वजह से उस रिसर्च को हम क्या बोल देते हैं, उस रिसर्च को क्या नाम दिया जाता है, दैट रिसर्च इज नोन एज प्राइमरी। और अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड डेटा है तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, अब ये तो भाई ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल में भी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिप्टिव में आप कोई मैनिपुलेशन नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यू डोंट डू द मैनिपुलेशन, आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो चीजें जिस तरीके से हैं उनको उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको उसी तरीके से बताया जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश, आप चीजों को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट। क्लियर है? मैनिपुलेशन कहाँ पे होती है? मैनिपुलेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। मैनिपुलेशन कहाँ पे करोगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कहाँ पे करोगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको हमें चेंज करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। देन आता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। देन आता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव अबाउट अकर्ड इवेंट्स बोल सकते हैं, जो चीज जैसी है, मतलब आपकी कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती, ये चीज हो रखी है, बन रखी है, बस आपने तो उसको प्रेजेंट करना है, आपने उसको क्या हुआ ये नहीं बताना, मतलब सॉरी क्यों हुआ ये नहीं बताना, जो हो रखा है बस वो बताना। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब अगर एक यूनिट को आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है, और अगर आप उसको नॉन रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल एक ही टाइम पर ऑलरेडी चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारे डेटा को, तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। और एक ही वेरिएबल को बार बार लंबे समय तक आप स्टडी कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा फील्ड रिसर्च और लेबोरेटरी रिसर्च। देखो फील्ड का मतलब होता है जहाँ पर नेचुरल सेटिंग हो, नेचुरल सेटिंग में जब आप फील्ड में जाके स्टडी कर रहे हो, जो फील्ड आपके कंट्रोल में नहीं होती। नेचुरल सेटिंग ज़्यादातर हम क्वालिटेटिव के अंदर कवर करते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर करते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते, नेचुरल सेटिंग बोल देते हैं। और जो लेबोरेटरी सेटिंग होती है उसको हम कंट्रोल्ड सेटिंग बोल देते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, कंट्रोल्ड सेटिंग बोल देते हो। कंट्रोल सेटिंग समझ रहे हो, जो आपके कंट्रोल में, जहाँ पर वेरिएबल को आप कंट्रोल करें, जहाँ पर वेरिएबल्स को आप कंट्रोल करें, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल द वेरिएबल्स। अच्छा, इसको ये भी कह जा सकते हैं, इसके अंदर ये भी कह जा सकते हैं। देन आता है हमारे पास फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रिसर्च।
फिक्स्ड रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन और फ्लेक्सिबल डिजाइन का मतलब है जहां पर यू कैन मॉडिफाई द, जहां पर आप चीजों को मॉडिफाई कर सकते। फ्लेक्सिबल क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब इसका पार्ट बन जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट बन, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये था आगे की रिसर्च की 4 क्लासेस हैं, सारी क्लासेस 2-2 घंटे की होंगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, एक संडे को भी होगी, एक मंडे को, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आई थिंक